गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम सभी जानते हैं हिंदी साहित्य का आरंभ कैसे हुआ। तो हिंदी साहित्य का आरंभ का प्रश्न यदि हम करें तो हिंदी भाषा का आरंभ से ही जुड़ा हुआ है। इस भाषा का विकास एक जन भाषा के रूप में हुआ, ये भी आप जानते हैं। कोई भी जन भाषा अपने प्रवाह की अक्षुण्णता में सदा एक रूप में नहीं रह सकती। स्थान और काल के भेद से उसमें रूप भेद भी स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु जब तक उन रूपों की तात्विक समानता सुरक्षित रहती है तब तक वे एक ही भाषा का बोध कराते हैं। यानी हिंदी भाषा ने भी स्थान और काल के भेद से अपनी दीर्घ यात्रा में अनेक रूप धारण किए और कई भाषाएं थी, जैसे मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, बघेलखंडी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, मेवाती, हाड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढारी, मालवी, भीली, खानदेशी, पहाड़ी आदि उसके अनेक रूप भेद पाए जाते हैं, किंतु इन सब में तात्विक समानता विद्यमान है। क्या है ये? आजकल इन भाषा रूपों को स्थान भेद से स्मरण किया जाता है, किंतु काल भेद से इन रूपों में अंतर है। कुछ शताब्दी पूर्व ब्रज का या मैथिली का रूप आज यथावत नहीं मिलता, किंतु तात्विक समानता के आधार पर यदि हम कहें तो पूर्व काल के वे रूप भी ब्रज या मैथिली रूप के ही माने जाते हैं और उन सब रूपों में रचित साहित्य भी हिंदी का ही साहित्य कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो भाषा के रूप भेद को भुलाकर तात्विक परिवर्तन के आधार पर एक ही भाषा के अंत और दूसरी भाषा के आरंभ का इतिहास स्वीकार करना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। इसी दृष्टि से अपभ्रंश को एक अलग भाषा मानकर उसके समानांतर तात्विक आधार पर भिन्न रूप में विकसित भाषा को पृथक नाम देने की आवश्यकता है। यद्यपि अपभ्रंश अपने मूल रूप में ही 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही, तथापि 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा पृथक होकर उसके समानांतर साहित्य रचना का माध्यम बन गई। इसी भाषा को कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश, इसका अर्थ पुरानी हिंदी कहा, और कुछ विद्वानों ने कह दिया अवहट नाम दे दिया गया। परंतु वास्तविकता ये है कि वो भाषा हिंदी ही है। उसे उत्तर अपभ्रंश या अवहट नाम देना ये दोनों के बीच में भ्रम उत्पन्न करता है। जिन विद्वानों ने ये नाम दिए वे भी अपने मत के अंतर्गत प्राय उक्त तथ्य का समर्थन करते रहे। इसमें से चंद्रधर शर्मा गोलेरी पहले विद्वान है जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। यहाँ उत्तर शब्द काल का बोधक न होकर साहित्यिक अपभ्रंश से इतर बोलचाल की उस भाषा का बोधक है जो साहित्यिक अपभ्रंश के रूप की स्वीकृति के पश्चात उसके बाद के रूप में स्थापित होती जा रही थी। अब इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर, किसके लेख के आधार पर? गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदि काल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। राहुल संकृत्यानंद ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं मानी। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं लेख में उन्होंने हिंदी कविता का आदि रूप नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों द्वारा बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व के प्रचार की भाषा में सिद्ध किया। इसी प्रकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में गुलेरी जी और राहुल जी के मतों को स्वीकार करते हुए उत्तर अपभ्रंश के कवियों को स्थान दे दिया। अब आते हैं शुक्ल जी के साथ साथ कुछ सहमत होते हुए भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश काव्य का विवेचन आदि काल के भीतर करते रहे। द्विवेदी जी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध ये भी कह दिया। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदि काल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया। कौन से शब्द? तत्सम शब्द, यानी कुछ संस्कृत के शब्द। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते थे क्योंकि तत्सम शब्द मिले हुए थे। फिर भी उन्होंने
अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया। उनके वक्तव्य से यह सिद्ध हो गया कि उत्तर अपभ्रंश हिंदी का ही आरंभिक रूप है। उनके अनुसार अपभ्रंश में शब्दों के तद्भव रूपों को प्रयोग की प्रवृत्ति थी, किंतु उसमें तत्सम रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित होने लगी। तब एक नई भाषा का रूप उभरा जिसे हिंदी कहना चाहिए। वस्तुतः जन भाषा होते हुए भी हिंदी की यही एक ऐसी प्रवृत्ति है जो अपभ्रंश के बाद भी अब तक निरंतर बढ़ती रही। अतः जिन विद्वानों ने अपभ्रंश के अतिरिक्त अवहट्ठ का झगड़ा खड़ा किया, यानी पुरानी हिंदी और अवहट्ठ, वे हिंदी के आरंभिक विकास को उसके आगे की धारा से काट देना चाहते थे। ये ठीक है कि उत्तर अपभ्रंश को शुद्ध अपभ्रंश नहीं मानते, किंतु उसे आरंभिक हिंदी न मानना भी एक भ्रम की स्थिति है। अधिकांश विद्वान अवहट्ठ को पृथक भाषा मानने के पक्ष में नहीं है। डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को ही अवहट्ठ कहा, और यही अधिक समीचीन है, क्योंकि जिसे कुछ विद्वान अवहट्ठ कहना चाहते हैं वही अपभ्रंश का ऐसा रूप है जिसमें हिंदी की सभी आरंभिक प्रवृत्तियां एक साथ मिलती हैं, तथा साहित्यिक अपभ्रंश से जिसका गहरा विद्रोह भी झलकता है। अतः हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाएं आ जाती हैं। उन्हें हिंदी साहित्य से निकालकर अपभ्रंश के साहित्य में स्थान देना या अवहट्ठ का नया इतिहास खड़ा करना उचित नहीं है। इस दृष्टि से सिद्धों की रचनाओं से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानना युक्तिसंगत है। अब उनके साहित्य की भाषा अपभ्रंश के उत्तर भाषा के रूप की सूचना देती है तथा साहित्य के अपभ्रंश से खुलकर विद्रोह कर रही है। साहित्य के आरंभ का निर्णय भाषा के आधार पर तो किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक दूसरा तत्व भी है। क्या है वो? जिसे हम साहित्य की चेतना कह सकते हैं। सिद्धों की रचनाओं में यह तत्व नए रूप में विकसित होता हुआ दिखाई देता है तथा अपभ्रंश के साहित्य से उसका खुला विद्रोह भी झलकता है। सिद्धों की वस्तु दृष्टि इस धार्मिक चेतना पर आधारित है और उसका सीधा संबंध नाथ साहित्य से ही होता हुआ हिंदी के भक्तिकालीन कवियों से जुड़ा है। नाथ साहित्य क्या है, आगे की वीडियो में मैं समझाऊंगा। अगर हम सिद्ध नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दे, फिर भी हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा। अतः भाषा के विकास की आरंभिक स्थिति तथा उत्तरवर्ती धार्मिक चेतना के मूल रूप को ध्यान में रखकर सिद्ध साहित्य से हिंदी साहित्य का आरंभ मानना पूर्णतः युक्ति संगत है। साथ ही ये भी आवश्यक है कि उसके समानांतर लिखे गए साहित्यिक अपभ्रंश के ग्रंथों से उसे सावधानी पूर्वक पृथक रखा जाए, क्योंकि कई विद्वानों ने दोनों को एक मानने की भी भूल की। यहाँ ये भी स्मरणीय है कि कई सिद्धों ने एक साथ अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी में रचनाएं प्रस्तुत की। अतः ऐसे कवियों की रचनाएं दो वर्गों में विभाजित हो जाती है और उसी आधार पर उसकी गणना यदि एक और अपभ्रंश साहित्य के इतिहास में की गई तो दूसरी ओर आरंभिक हिंदी में भी साहित्य लिखने के कारण उनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में आ जाता है। अब दो या अधिक भाषाओं में रचना करने की प्रवृत्ति बहुत समय तक चलती रही। विद्यापति का साहित्य इसका प्रमाण है। अतः एक ही कवि को अपभ्रंश का कवि मान लेने के पश्चात उसकी कुछ रचनाओं में प्रारंभिक हिंदी का प्रयोग देखकर उसे हिंदी का आरंभिक कवि भी मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इन सब से हम लोग जाने कि हिंदी साहित्य का आरंभ कैसे हुआ, कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी, अपभ्रंश का योगदान कैसा था, और आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्रथम कवि यानी हिंदी साहित्य में प्रथम कवि किसे माना गया, इसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। धन्यवाद।